अच्छा, अब इसमें हमारे पास कौन-कौन से जो मास्ट सेल्स हैं, उसमें से कौन-कौन से मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे और उनका क्या-क्या फ़ंक्शन होगा। इस पे अगर एमसीक्यू आ भी जाए तो आपने सिर्फ़ इनके नाम और एक-एक, दो-दो फ़ंक्शन वही लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या है? ये मास्ट सेल में प्री फॉर्म स्टेज में पड़ा होता है, मतलब पहले से सिंथेसाइज़ होता है मास्ट सेल को, इसको दोबारा मतलब न्यू सिंथेसिस नहीं करनी पड़ती। इससे क्या होता है, हमारे पास ये वेज़ोडाइलेशन करता है, इंक्रीज़ कैपिलरी परमेबिलिटी करता है और स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करता है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकोस्पैज़मी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको ट्रीट करने के लिए जब हमारे पास कभी भी एलर्जिक रिनाइटिस होता है तो हम एंटी हिस्टामीन ड्रग्स देते हैं, जो कि हिस्टामीन रिसेप्टर साइट्स को जाके ब्लॉक कर देते हैं और फिर हमारे पास एलर्जिक रिनाइटिस जो है वो रिलीव हो जाता है। सेकंड क्या है? स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, जिसमें हमने पढ़ा था ल्यूकोट्राइन्स हैं। इसको हमने पढ़ा था, ये फ्री फॉर्म स्टेट में नहीं होते, बल्कि इनकी जो है वो जो लेट डीग्रेनुलेशन होती है उसमें ये रिलीज़ होते हैं। जो मास्ट सेल हैं इनको पहले सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द एराकिडोनिक एसिड बाय जो पाथवे होता है हमारे पास लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। तो ये क्या करते हैं? ये स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करते हैं और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन जब करेंगे जिससे हमारे पास लंग्स की जो है स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करेंगे जिससे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और अस्थमा की फीचर्स आती हैं। तो इनको हम एंटी हिस्टामीन्स अगर दें तो ये इससे जो है इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। देन थर्ड क्या है? इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफिलैक्सिस। ये अपने नाम से ही बता रहा है कि इसने इओसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करना है और इससे क्या होगा, हमारे पास हिस्टामीन और एराइल सल्फेटेज जो हैं वो दोस्त जो हैं रिलीज़ होंगे मॉलिक्यूल्स। वो क्या करेंगे? वो हिस्टामीन और स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस जो हमारे पास रिलीज़ हुई थी उसकी डिग्रेडेशन कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास सेवेरिटी जो है टाइप 1 रिस्पॉन्स की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन ये साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स भी रिलीज़ करते हैं जो कि डैमेज कर देती हैं टिश्यूज़ के, जैसे कि लंग और इंटेस्टाइन में। देन सेरोटोनिन आ जाती है। सेरोटोनिन भी प्री फॉर्म स्टेट में होती है और ये क्या करती है? ये एनाफिलैक्सिस कैपिलरी डायलेशन करती है और इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी करती है। देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स आ जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स क्या करते हैं? ये भी एराकिडोनिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेशन कर देता है, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी कर देता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। और जो थ्रोम्बोक्सिन है वो हमारे पास एग्रीवेशन करता है प्लेटलेट्स की। देन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करता है? ये फास्फोलिपिड एक फास्फोलिपिड है जो प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल से और ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है, वास्कुलर परमेबिलिटी को ज़्यादा करता है। देन साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस जैसे कि हमने पढ़ा इंटरल्यूकिन जो है 4 रिलीज़ होता है तो आईजीई का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो जिन्होंने हमारे पास मैक्रोफेजेस को जो है रिक्रूटमेंट करनी है उसमें इंटरल्यूकिन 13 इन्वॉल्व होता है। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि एक हमारे पास होती है टर्म एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन और एक हमने पीछे पढ़ा कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं वो आईजीई मीडिएटेड होते हैं। क्या होता है, हमारे पास आईजी कोई भी एंटीजन हुआ उसके अगेंस्ट आईजीई जो एंटीबॉडीज़ बन गई और देन वो मास्ट सेल्स पे जाके अटैच हो गई एंड देन फर्दर एक्सपोजर पे मास्ट सेल की डिग्रेनुलेशन होती है। लेकिन जो एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन है इनमें आईजीई एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई भी इंसाइटिंग एजेंट है जैसे कि ड्रग्स है या कोई भी आयोडीनेटेड मीडिया है वो क्या करेगा, डायरेक्टली मास्ट सेल को जाके इंड्यूस कर देता है ताकि उनकी डिग्रेनुलेशन हो जाए और इसमें आईजीई बनेंगी ही नहीं। डायरेक्टली उसने जाके मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देना है और उनकी डिग्रेनुलेशन हो जानी है और मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाने हैं और हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो आ जाना है। देन हमारे पास एटोपी आ जाता है। एटोपी क्या होता है कि कुछ पर्सन की जीन्स में प्रॉब्लम होते हैं, उनकी फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होती है जिसकी वजह से उनका जो है चांस जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी का ज़्यादा हो जाता है। अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं एपिटोपिक डिसऑर्डर्स? कोई भी है फीवर, अस्थमा, एक्जिमा, यूटिकेरिया, ठीक है। इनमें क्या होता है कि एक तो इनमें इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन पर्सन को ये वाली डिजीज़ डिसऑर्डर्स होंगे उनमें एक तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर इन रोल प्ले करेगा हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा क्या, उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होती है, ठीक है। उनकी जो है वो जीन्स में प्रॉब्लम होती है। अब क्या उसने कहा कि कोई इसके लिए 4 जो हैं काफ़ी जो हैं, एक तो ये हो सकता है कि उन पर्सन में डिसफंक्शन ऑफ द बैरियर लीडिंग टू इन्हांस्ड एंटीजन एक्सपोजर, उनका जो बैरियर है वो ही डिसफंक्शन हो जिसकी वजह से एंटीजन का एक्सपोजर ज़्यादा हो। जैसे कि अगर एक नॉर्मलाइज बंदा है, एक नॉर्मल बंदा है, एक वो बंदा है जिसकी जीन्स में कोई डिफेक्ट है, फेमिलियर प्रोडिस्पोजिशन है।
अब क्या होगा कि उसका जो एक नॉर्मल बना उसका बैरियर फंक्शन जो है वो नॉर्मल है। अब बैरियर में क्या आ जाता है, स्किन आ जाती है, हमारे पास स्टमक में एसिड आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास टिश्यू मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। तो क्या होगा कि जिसका बैरियर नॉर्मल है उसका क्या होगा, एंटीजन का एक्सपोजर कम से कम होगा, लेकिन जिसका बैरियर ही डिसफंक्शन है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन का एक्सपोजर होगा। तो इसने क्या कहा है कि जो एटोपिक पर्सन होते हैं उसमें या तो ये हो सकता है कि उनका जो एंटीजन जो एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा क्या हो सकता है कि इंक्रीज अपटेक ऑफ प्रेजेंटेशन एनवायरमेंटल एंटीजन बाय डेंड्रिटिक सेल्स, कि डेंड्रिटिक सेल्स ही पकड़ पकड़ के एंटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास जब एंटीजन आती है तो हमारे पास मैक्रोफेजेस जिनको हम डेंड्रिटिक सेल भी कहते हैं वही उसको जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो या ये हो सकता है कि डेंड्रिटिक सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वो कर रहे हैं प्रेजेंट। देन थर्ड क्या हो सकता है, या डिसरेगुलेशन ऑफ टी सेल्स हो सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है IgE सिंथेसिस हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा। फोर क्या हो सकता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गन्स टू एलर्जिक मीडिएटर्स एंड साइटोकाइंस, कि सेंसिटिविटी ही जो ऑर्गन्स की है वो ज़्यादा हो गई है उस एलर्जी मीडिएटर्स के लिए। तो क्या होगा, इन चारों रिस्पॉन्स में क्या होगा, एलिवेट कर जाएंगे, IgE लेवल्स भी एलिवेट कर जाएंगे, इसके अलावा जो है हेल्पर टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं ये भी ज़्यादा हो जाएंगे, और हमारे पास क्या होगा, पैथोजेनेसिस ऑफ एटोपिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। दैन उसने एक हाइजीन हाइपोथेसिस बताई हुई है। ये क्या हाइपोथेसिस कहती है कि जो चाइल्डहुड में जिन बच्चों का हमारे पास माइक्रोब से एक्सपोजर हो जाता है वो इन एटोपिक डिजीज़ से प्रिवेंट हो जाते हैं। क्या होता है कि जब चाइल्डहुड में ही हमारे पास वायरसेस, माइक्रोब्स, पैरासिटिक एजेंट्स जो हैं, उसने कहा है कि ये को इवॉल्व होते हैं हमारे साथ और ये हेल्प करते हैं शेपिंग आवर इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून सिस्टम को ये हेल्प करते हैं शेप करने में। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब इनका एक्सपोजर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम की बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, तो ये जो हैं एटोपिक डिजीज़ से प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर आगे उसने ये कहा है कि अगर इन्हीं बच्चों को हम लोग वैक्सीन जब हम देते हैं और इनका एक्सपोजर नहीं होता तो इससे क्या होता है, इम्यून डिसरेगुलेशन होती है, तो उससे रिजल्ट्स क्या होता है कि इनको एटोपिक डिसऑर्डर्स के चांस ज़्यादा होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ के या एलर्जी के। अब हमारे पास क्या हो सकता है कि जो सिम्टम्स एटोपिक डिसऑर्डर्स में क्या हो सकते हैं कि किन किन चीज़ों से हो सकती हैं, पोलन से हो सकती हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स के पोलन हैं उनसे हो सकती हैं, फूड से हो सकती हैं, शेल फिश, एग से, नट से। इसी तरह जो है एक्सपोजर ऑफ नॉन एटोपिक इंडिविजुअल्स, उसने कहा है अगर नॉन एटोपिक इंडिविजुअल है जिसका इम्यून सिस्टम वेल इस्टेब्लिश है तो उसको अगर इन्हीं एलर्जन से एक्सपोज करेंगे तो उसमें एटोपिक जो है डिसऑर्डर डेवलप नहीं होगा। लेकिन एक वो बंदा जिसकी इम्यून डिसरेगुलेशन हुई है, उसका चाइल्डहुड में ही एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उसको ज़्यादा चांस होता है कि वो ये एटोपिक डिसऑर्डर को कंसीव कर ले। देन हमारे पास है कि ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी होती है किसी ड्रग से, हमने जैसे आप लोग के मुंह में पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है वो ही जो है एंटीबॉडी को इंड्यूस नहीं कर रहा होता। क्या होता है कि हमारे पास ये ड्रग है, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, ये इससे क्या बना, इससे एक प्रोडक्ट बना जो कि प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा। अब जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए तो एक्ट एज अ हेप्टिन। हेप्टिन क्या होता है, हेप्टिन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इटसेल्फ तो जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन जब वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है देन वो स्टिमुलेट करवाता है एंटीबॉडी IgE प्रोडक्शन। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो ड्रग है उसकी मेटाबॉलिज्म हुई है, उसका जो मेटाबोलाइट बना है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और हेप्टिन बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, उस हेप्टिन के अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी बनेगी और हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो रिएक्शन हो जाएगा। देन डिसेंसिटाइजेशन आ जाती है। डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है, हमें देखा होगा कि कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है, जैसे ही वो सीज़न आता है एनवायरनमेंट में पोलन आता है तो उनको जो है वो स्वेयर किस्म का एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है और स्वेयर सिम्टम्स आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि उनकी एक्सेसिव बॉडी सेंसिटाइजेशन हुई है। अब उसमें डिसेंसिटाइजेशन में क्या है, एक एक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है। एक्यूट डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसी एंटीजन के जिसके अगेंस्ट जो है वो पर्सन सेंसिटाइज हो जाता है। ठीक है। इसकी स्मॉल अमाउंट में उसी एंटीजन को देते हैं। ठीक है। 15 मिनट्स के इंटरवल से।
तो क्या होगा, एंटीजन आईजीई कम्प्लेक्सेस जो हैं वो फॉर्म हो गए, लेकिन वो बहुत स्मॉल स्केल पे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एंटीजन को स्मॉल अमाउंट में दिया है, एक हमने उसको 15 मिनट्स के इंटरवल के साथ दिया है, तो हमारे पास जो एंटीजन आईजीई कम्प्लेक्स बनेगा वो भी बहुत स्मॉल स्केल पे बनेगा, ठीक है, और इसीलिए मीडिएटर्स भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है। और अब क्या होगा कि पर्सन को जो है वो इतने सिम्टम्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बहुत कम अमाउंट में जो है वो मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत थोड़े कम्प्लेक्सेस जो हैं वो बन रहे हैं। दूसरा है हमारे पास क्रॉनिक डिसेंसिटाइजेशन। क्रॉनिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म वीकली एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको इसी एंटीजन के अगेंस्ट, जिससे वो सेंसिटाइज हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आईजीए एंड आईजीजी बनती है, ठीक है। हमने हाइपर सेंसिटिव में पढ़ा कि आईजीई एंटीबॉडी के अगेंस्ट होती है, लेकिन इसमें जब आईजीए आईजीजी ज़्यादा बन जाएगी तो आईजीई बहुत कम बनेगी, जिसकी वजह से उसका जो है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कम से कम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को देखते हैं।